चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 एजेंडा, यानी कि आज की 5 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं, आपको उनके बारे में बताते हैं। तो पहला एजेंडा आज का लोकसभा चुनाव का पहला चरण किसके नाम होगा। वोटिंग के बाद चुनाव आयोग ने वोटों का प्रतिशत जारी कर दिया है और कहा कि वोटिंग का ट्रेंड 2014 जैसा ही है। 91 लोकसभा सीटों पर हुए इस चुनाव में कई जगहों पर बंपर वोटिंग हुई। दूसरा एजेंडा आज का पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का घुसपैठियों पर बयान। कल एक बार फिर से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि घुसपैठियों के मुद्दे पर उनका रवैया कठोर ही रहेगा। तीसरा एजेंडा आज का राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अमेठी में हुई चूक की खबर से जुड़ा हुआ है। पहले इसे लेकर खूब हल्ला हंगामा हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि ये कांग्रेस के ही कैमरामैन की फ्लैश लाइट थी। चौथा एजेंडा आज का चौथा एजेंडा है मायावती और योगी आदित्यनाथ के बयानबाजी से जुड़ा हुआ। दोनों ही नेताओं के बयान से चुनाव आयोग ने नाराजगी व्यक्त की है और मायावती और सीएम योगी से जवाब भी मांगा है। पांचवा एजेंडा ये कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है। इन दोनों ही नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं आज की, जिन पर लगातार नजर रहेगी। लेकिन आपको बताते हैं जी न्यूज के 5 एजेंडे कौन से रहने वाले हैं। बीजेपी का राष्ट्रवाद, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस को उसका समर्थन करने के लिए जिस तरीके से लगातार वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो अमित शाह ने कहा है कि जब तक बीजेपी है तब तक जम्मू कश्मीर को कोई भारत से अलग नहीं कर पाएगा। अमित शाह ने आतंकवाद पर कांग्रेस की नीति को लेकर भी सवाल पूछा। ओडिशा के केंदुझर की चुनावी सभा में अमित शाह ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और महागठबंधन की पार्टियों से पूछा कि वो देश को बताएं कि फारूक अब्दुल्ला के 2 प्रधानमंत्री वाले बयान से वो सहमत है या फिर नहीं। पाकिस्तान से गोली आएगी, हमारे यहां से गोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ओडिशा के केंदुझर की चुनावी सभा में अमित शाह के शोले कांग्रेस और उसके साथियों के खिलाफ ऐसे ही भड़क रहे थे। अमित शाह ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और महागठबंधन की पार्टियों से पूछा कि वो देश को बताएं कि वो फारूक अब्दुल्ला के 2 प्रधानमंत्री वाले बयान से सहमत है या नहीं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कश्मीर के अंदर 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए। मुझे बताओ भाई, एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? दूसरा प्रधानमंत्री कश्मीर में हो सकता है क्या? और राहुल बाबा चुप बैठे हैं। उनके चुनावी साथी हैं, मगर वो चुप बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के सैम पित्रोदा कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि आतंकियों से बातचीत नहीं बल्कि उन पर बम फेंक देना चाहिए। वो कहते हैं आतंकवादियों से बातचीत करो, सैम पित्रोदा कहते हैं बातचीत करो। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, जो 40 जवानों को मार दे, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, बम गिराना चाहिए। अमित शाह के एनआरसी वाले बयान से महबूबा मुफ्ती बौखला गई और धर्मनिरपेक्ष भारत का हवाला देते हुए अमित शाह से माफी मांगने के लिए कहा। वोट जीतने के लिए जो अमित शाह साहब और उनके जो दूसरे लोग जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी नाजेब जबान है और हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। मैं समझती हूँ कि अमित शाह साहब को लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की रैली में कहा था कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद पूरे देश में नेशनल सिटीजन रजिस्टर लागू करेगी और बौद्ध, सिख और हिंदुओं को छोड़कर सभी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। इसके साथ ही चौकीदार चोर कहने वालों के मुंह पर ताला लग गया है। रूस में मोदी से पहले यह सम्मान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिला था। रूस ने कहा है कि भारत रूस की कूटनीतिक दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन बीते 5 सालों में इस रिश्ते को प्रधानमंत्री मोदी ने और ज्यादा मजबूत किया है। इसीलिए रूस ने यह फैसला किया है। सऊदी अरब के बाद अब रूस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने का ऐलान किया है। भारत रूस की कूटनीतिक दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन बीते 5 साल में इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत किया प्रधानमंत्री मोदी ने। इसलिए रूस ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला किया है। बड़ी खबर सुनिए। रूसी दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और रूस के बीच राजनीतिक साझेदारी को अभूतपूर्व तौर पर आगे बढ़ाया है। इसलिए उन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया जा रहा है। ये रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पीएम मोदी ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले ये सम्मान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस से पहले यूएई, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, अफगानिस्तान और दक्षिण कोरिया की तरफ से सम्मानित किया जा चुका है। क्या बीजेपी के राष्ट्रवाद से विपक्ष बेचैन हो गया है? क्या उसे वोटिंग खत्म होने से पहले ही अपनी हार नजर आने लगी है? क्योंकि कल सेना के नाम पर झूठ फैलाने की कोशिश की गई, क्योंकि कल पूर्व सैनिकों के नाम पर एक ऐसी चिट्ठी को राष्ट्रपति के पास पहुंचाने की बात कही गई जो राष्ट्रपति भवन को मिली ही नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि पूर्व सैनिक राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने को मजबूर हुए क्योंकि बीजेपी वीर सैनिकों को राजनीति में घसीट रही है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बेहद चिंताजनक है कि लोगों से बिना सहमति लिए ही फर्जीवाड़ा कर उनके नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है। राष्ट्रपति को सेना से जुड़ी कथित चिट्ठी पर विवाद हो रहा है। दावा किया गया है कि चिट्ठी पूर्व सेना प्रमुखों समेत 156 पूर्व सैनिकों ने लिखी है, लेकिन राष्ट्रपति भवन ने ऐसी कोई चिट्ठी मिलने से इनकार किया है। कांग्रेस ने इस चिट्ठी को ट्वीट किया था। सोशल मीडिया पर वायरल इस कथित चिट्ठी में लिखा गया है कि सेना के नाम पर सियासत से पूर्व सैनिक नाराज हैं। इसके अलावा चुनाव में सेना और सैनिकों की वर्दी के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई है। मिलिट्री ऑपरेशन का राजनीतिकरण करने पर, मोदी जी की सेना जैसे शब्द के इस्तेमाल पर और पायलट अभिनंदन की तस्वीर के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई गई है। इस कथित चिट्ठी को भेजने वालों में रिटायर्ड जनरल एसएफ रॉड्रिक्स का नाम है, जो देश के सेना प्रमुख रह चुके हैं। उन्हें नहीं पता कि उनका नाम चिट्ठी में कहां से आया। पूर्व सेना प्रमुख रॉड्रिक्स ने इसे फेक न्यूज बताया है। Nothing new with what they publicize as fake news. Presumably, then you sell all this as a big scoop. पता नहीं, मैं इसके बारे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये तो आदमी कौन है तो मेरे को पता नहीं है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस तरह से झूठी खबर फैलाने की निंदा की है। It is very worrying that if people's consent are not even being taken and fake letters, fake allegations are being signed by some vested interest groups. चिट्ठी में पूर्व वायुसेना प्रमुख एनसी सूरी का नाम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि खत के लिए मेरी सहमति नहीं ली गई। चिट्ठी में जो कुछ लिखा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हमारी राय को गलत ढंग से पेश किया गया है। सवाल ये है कि क्या पूर्व सैनिकों की सहमति के बिना राजनीतिक दल के इशारों पर फर्जी झूठ फैलाया जा रहा है। कांग्रेस झूठी और मनगढ़ंत कहानियों की फैक्ट्री बन गई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को वाराणसी से लोकसभा नामांकन भरेंगे और नामांकन से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। पीएम मोदी नामांकन से पहले 25 मार्च को वाराणसी में एक रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 25 मार्च को बीएचयू से कचहरी गेट तक रोड शो करेंगे। 25 मार्च को रोड शो के बाद पीएम मोदी गंगा आरती में भी शामिल होंगे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को काशी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस कार्यक्रम को बीजेपी ने ग्रैंड शो बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2019 के सबसे बड़े नामांकन की शाही रणनीति के लिए कल रात वाराणसी पहुंचे और प्रधानमंत्री के नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए टीम मोदी के साथ मंथन किया। इस मंथन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और यूपी के कई पदाधिकारी शामिल थे। अमित शाह ने काशी क्षेत्र के 14 जिलों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के प्रभाव की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री के नामांकन कार्यक्रम के तहत बीजेपी की कोशिश होगी कि लाखों की भीड़ उनके कार्यक्रम में जुटाई जाए।
माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को वाराणसी में रोड शो कर सकते हैं और रोड शो के बाद प्रधानमंत्री गंगा आरती में भी हिस्सा ले सकते हैं और इसके बाद 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री काशी से नामांकन भर सकते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को नामांकन भरा था। कुछ महीनों पहले ममता बनर्जी सरकार जब बीजेपी नेताओं की रैलियों पर रोक लगा रही थी तो कांग्रेस उसे जायज बता रही थी। अब राहुल गांधी की रैली पर ममता सरकार के अड़ंगे से कांग्रेस का पारा आसमान पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में तनाव बढ़ गया है। ममता सरकार ने 14 अप्रैल को राहुल गांधी की सिलीगुड़ी में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी है। पुलिस ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। कांग्रेस के मुताबिक ये ममता सरकार की राहुल गांधी की रैली रोकने की राजनीतिक चाल है। कांग्रेस और टीएमसी में तनाव राहुल गांधी के उस बयान के बाद से ही बढ़ चुका है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी पहले सत्ता के लिए बीजेपी से गठबंधन कर चुकी है। इससे पहले बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को भी इजाजत नहीं मिली थी, जिसके बाद अमित शाह को रैली रद्द करनी पड़ी थी। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटा सा ब्रेक के लिए। बहुत दिनों के